सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 10th क्लास का अध्याय 10 लेकर आए हैं। इसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो क्वेश्चन बुकलेट डाली गई है पोर्टल पे, उस क्वेश्चन बुकलेट के सारे ऑब्जेक्टिव को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुकलेट है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग सभी क्वेश्चंस इस क्वेश्चन बुकलेट में से ही पूछे जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन बुकलेट के सारे क्वेश्चंस को हम अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस किससे बनता है? जो पारदर्शी माध्यम होता है, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ऐसे पदार्थों से लेंस बनता है। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ ट्रांसपेरेंट है? पानी में हम आर पार देख सकते हैं, कांच में भी हम आर पार देख सकते हैं, प्लास्टिक में भी आर पार देख सकते हैं, मिट्टी में हम आर पार नहीं देख पाते हैं, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता है। तो मिट्टी से प्रिज्म नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में भी आता है कि कौन से पदार्थ से लेंस नहीं बनता है। तो मिट्टी से लेंस नहीं बनता, क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसको हम आर पार नहीं देख सकते, पारदर्शी मीडियम नहीं होता है, इसलिए मिट्टी के लेंस नहीं बनते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है किसी बिंब मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी मतलब सीधा और बिंब से बड़ा बनता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? मतलब हमारे पास में एक कंडीशन है अवतल दर्पण वाली, जिसमें आभासी बनता है, वर्चुअल, सीधा और बड़ा बनता है। तो जो एक ही कंडीशन ऐसी होती है अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में, कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच यदि रखते हैं, तो जो हमारे पास इमेज बनता है वो इमेज हमेशा वस्तु से बड़ा ही बनता है और कैसा बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे हमेशा? ये पोल होता है, ये फोकस होता है और ये हमारे पास सेंटर होता है, सेंट्रल कर्वेचर। यहाँ पर यदि वस्तु को रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच यदि वस्तु को रखते हैं तो एक प्रकाश किरण समांतर जाती है, टकरा के फोकस से होकर गुजरेगी, क्योंकि समांतर जाने वाली कहाँ गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरी प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो टकरा के वो वापस इसी दिशा में आ जाती है। एक प्रकाश किरण इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, मिल नहीं पाती, तो इनको क्या करते हैं? पीछे की ओर बढ़ाते डैश में, ये पीछे डैश से बढ़ाते हैं और यहाँ पे मिल जाती है। प्रतिबिंब यहाँ बनता है, इस तरह से हम प्रतिबिंब बनाते हैं। इसमें ये वो वाली कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी मतलब सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो एक ही कंडीशन ये है इसमें कि जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक रियल बनते हैं। ध्यान रखना। तो एक ही कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन? जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, यहाँ रखते हैं। यहाँ ध्रुव है, ये पोल है और ये फोकस है। यदि इसके बीच में ही वस्तु को रखेंगे तो बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो ये कंडीशन अपने को ध्यान रखना, एक ही कंडीशन। बाकी सब कंडीशन में कैसा बनता है? वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, रियल उल्टा। थर्ड हमारे पास में है समतल दर्पण की फोकस दूरी। ये समतल दर्पण प्लेन मिरर इस तरह से प्लेन होता है, तो ये इसकी कोई फोकस दूरी नहीं होती है, ये पूरा इंफिनिटी मानते हैं इसकी फोकस दूरी को, क्योंकि इसमें कोई झुका हुआ तल नहीं होता इसका, न तो फोकस दूरी होती है और न ही कह सकते हैं आप वक्रता त्रिज्या भी नहीं होगी, यानी इसको हम अनंत मानते हैं, ध्यान रखना। तो जब भी समतल दर्पण की बात आती है फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ, तो इंफिनिटी हो, ध्यान रखना। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। देखो, वक्रता केंद्र में यदि वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र में ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक प्रकाश किरण समांतर जाती है, समांतर जाने वाली कहाँ गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरी प्रकाश किरण जो होती है वो हमारे पास फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें यहाँ मिलती है, यहाँ पर देखो दोनों किरणें इधर से जा रही है और इधर से आ रही है, दोनों किरणें यहाँ मिलती है, यहाँ वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बनता है। तो एक ही कंडीशन ऐसी होती है अवतल दर्पण में जिसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, और वो कौन सी कंडीशंस होती है, जब वस्तु को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब, यानी हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। वाहनों में पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, हम जो मोटरसाइकिल है, कार गाड़ी या हमारे पास जो हेडलाइट पीछे जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर उपयोग करते हैं, ये अपने क्वेश्चन है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जो उत्तल दर्पण होता है कॉन्वेक्स मिरर उसमें इमेज छोटा बनता है, बाकी दूसरे दर्पण में जैसे अवतल दर्पण में इमेज बड़ा बनता है। तो अपने को पीछे का ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र देखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कब देख पाएंगे, जब उसमें छोटा इमेज बनेगा तब। तो उत्तल दर्पण एक ऐसी मिरर होता है जिसमें वस्तु से छोटा इमेज बनता है और सीधा बनता है, आभासी मतलब सीधा। तो इसमें जितने भी वस्तु हमारे पास पीछे की देखना, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये उत्तल दर्पण होता है और यहाँ ये ऑब्जेक्ट होता है, ये वस्तु होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ये इसका इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब इमेज। तो इसमें देखो वस्तु बड़ी है और इमेज कैसा बनता है, छोटा बनता है। ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, जैसा ये वस्तु रखी ऐसा कैसा इसका इमेज भी बनता है, छोटा बनता है, डिमिनिश्ड। तो वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। इसलिए क्या करते हैं हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि पीछे का अधिक से अधिक क्षेत्र हम उस मिरर में देख सकते हैं। यदि बड़ा दिखेगा तो पीछे वाली गाड़ियाँ बड़ी बड़ी दिखेगी तो उसमें मिरर में वो इमेज आएगा ही नहीं। इसलिए हम छोटे इमेज वाले दर्पण का उपयोग करते हैं। छोटा इमेज से एक उत्तल दर्पण बनता है, इसलिए हम साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। दर्पण की पहचान कैसे करते हैं बच्चों, दर्पण की पहचान उसमें इमेज देख के करते हैं, प्रतिबिंब देख के करते हैं। यदि मान लो आपको 3 दर्पण दे दिए, एक समतल दर्पण दे दिया, ये प्लेन मिरर उस पर पीछे पॉलिश होती है। यदि ये दे दिया आपको, कहे कि आप कैसे पहचानेंगे समतल दर्पण, तो क्या करना, उसमें अपना चेहरा देखना, अपनी इमेज देखना, प्रतिबिंब देखना, कोई अक्षर देखना, अपना चेहरा देखना। यदि वस्तु के बराबर ही बनता है प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर मतलब जितना बड़ा चेहरा उतना बड़ा दिखाई दे रहा है, या कोई अक्षर देख रहे हो तो अक्षर जितने बड़े उतने ही बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाना वो कौन सा दर्पण है, हमारे पास समतल दर्पण है। और दूसरी ये है कि इसमें सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा प्रतिबिंब, ये इसकी विशेषता होगी, आभासी या सीधा। तो जिसमें सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, समझ जाना समतल दर्पण है। दूसरा हमारे पास में उत्तल दर्पण होता है। उत्तल अभी अपन ने देखा, उत्तल दर्पण हमेशा ऐसा, ये उत्तल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। यदि इसमें हम देखते हैं वस्तु से छोटा बने, समझ जाना उत्तल दर्पण है। साथ में सीधा बनता है, सीधा मतलब आभासी। तो ये यदि छोटा बने और सीधा बने, समझ जाना वो उत्तल दर्पण है। सीधा बने और बराबर बने, समझ जाना समतल दर्पण, प्लेन मिरर, एक कॉन्वेक्स। और यदि मान लो कि बड़ा बनता है, ये अवतल दर्पण है, इसमें यदि हम देखते हैं तो इसमें वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर सभी बनते हैं, सभी साइज के होते हैं, बड़ा, छोटा, बराबर। लेकिन क्या होता है इसमें, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा। और एक स्थिति में आभासी बनता है, सीधा भी बनता है, आभासी बस बड़ा बनेगा। देखो आभासी दोनों में बनता है, इसमें भी आभासी सीधा, इसमें भी आभासी सीधा होता है, इन दोनों में भी आभासी बनता है। लेकिन अंतर क्या है, इसमें बराबर बनता है, इसमें छोटा बनता है और इसमें बड़ा बनता है। ये अंतर है तीनों मिरर में। इसमें बराबर बनता है वस्तु के और सीधा बनता है। बराबर और सीधा बने तो समझ जाना समतल, वस्तु से छोटा बने और सीधा बने, समझ जाना उत्तल, वस्तु से बड़ा बने, छोटा बने, बराबर बने, तीनों कंडीशंस हो सकती है। और उल्टा बने तो समझ जाना वो उत्तल दर्पण। एक कंडीशन ये भी होती है, यदि बड़ा बनता है और सीधा बनता है तो भी वो अवतल
दर्पण ही होगा, कॉन्केव मिरर ही होगा। ये 6 कंडीशंस होती है इसमें, इसमें एक एक कंडीशन ही होती है, ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा आएगा, दर्पण में बने प्रतिबिंब देख के हम पहचान लेंगे कौन सा दर्पण है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ध्यान रखना, डायोप्टर कहलाता है, और इसका सूत्र होता है P = F/1/f। ये मीटर में होता है, ध्यान रखना, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया तो मीटर को चेंज कर लो, 100/f, ये सूत्र होता है सेंटीमीटर। डायोप्टर मतलब P का मान दे रखा है, इस पावर मतलब क्षमता, क्षमता दे रखी 2, इसकी जगह 2 रख दो, और F का मान निकालो, F को इधर ले आओ, तो F = क्या आ जाएगा, 100/P, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो P का मान कितना दे रखा, 2, तो F = आ जाएगा 100/2, मतलब 50 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो फार्मूला याद रखना, P = F1/f मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 100/f सेंटीमीटर। अब अपने को F का मान निकालना, तो F को इधर ले आओ, P को नीचे ले आओ, तो F = 100/P, P का मान दे रखा 2, P मतलब पावर, क्षमता है, पावर, ये पावर दे रखी 2, तो 2 से 2 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आवर्धन मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? देखो आवर्धन M = होता है -V/U, दर्पण की अपन बात करते हैं। तो ये ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ पर ये पूछा, जब भी M का मान माइनस में आ जाए, ऋणात्मक मान आ जाए, नेगेटिव मान आ जाए, तो इसका मतलब इमेज जो होता है, प्रतिबिंब, ध्यान रखना, उल्टा बनता है। उल्टा मतलब वास्तविक, रियल, उल्टा बनता है। M का माइनस साइन ये प्रदर्शित करता है, मतलब इमेज उल्टा बनेगा, और यदि प्लस आ जाए तो सीधा बनेगा, आभासी, वर्चुअल जिसको हम बोलते हैं, डिरेक्ट। तो ये माइनस का मतलब होता है उल्टा, और यदि यहाँ प्लस आ जाता तो क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा, सीधा मतलब आभासी। तो यहाँ पर अपने पास पूछा माइनस वाला पूछा, तो माइनस मतलब वास्तविक, वास्तविक कौन सा है, पहले वाला, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ठीक है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, जब फोकस दूरी अनंत होती है, फोकस दूरी क्या होती है, F = R/2, है ना, ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन होता है, F = R/2। यदि इंफिनिटी होती है, फोकस दूरी अनंत होती है, वक्रता त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, अनंत, इसका गुणा इधर करेंगे, R = इंफिनिटी हो जाएगा। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, अनंत होगी, ये ध्यान रखना। किसी दर्पण में चाहे जितनी दूरी पर रखे खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संबोधन दर्पण होगा। देखो सीधा किस में बनता है, सीधा जो है हमारे पास में समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, और सीधा इसमें बन रहा उत्तल दर्पण, दोनों में बनता है, सीधा इसमें बनता है, सीधा इसमें बनता है, ध्यान रखना। संभवतः दर्पण है सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा इन दोनों में बने, क्योंकि इसमें तो उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। सदैव सीधा इन दोनों में बनेंगे, किसमें किसमें, समतल और उत्तल, बाकी इसमें उल्टा बनता है, इसलिए ये तो संभव ही नहीं। तो या तो समतल या उत्तल, दो में से कोई सा भी हो सकता है, ध्यान रखना, दोनों दर्पण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सीधा सीधा इसमें बनता है, सीधा इसमें बनता है, लेकिन इसमें क्या बनता है, उल्टा ही बनता है, सीधा बनता है, दोनों कंडीशन, ध्यान रखना। अपवर्तनांक का मात्रक, देखो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक का सूत्र होता है μ = sin I/sin A। ये स्नेल का नियम होता है, अपवर्तन के नियम हम पढ़ते हैं, ये स्नेल का नियम कहलाता है, और इसके ऊपर भी साइन, नीचे भी साइन कट जाता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं आएगा, मात्रक नहीं होता है इसका, ध्यान रखना, मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यूनिट पूछी तो यूनिट नहीं होगी इसकी, क्यों, क्योंकि रेशो है, जब दोनों ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या आ जाती है, रेशो आ जाता है, तो कैंसिल हो जाता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ध्यान रखना। एक सघन पारदर्शक माध्यम में प्रकाश की चाल, देखो प्रकाश की चाल क्या होती है, हवा में सबसे ज्यादा होती है, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद हवा में, निर्वात मतलब हवा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी विरोध कोई होता नहीं, हवा में थोड़ा विरोध होगा, वो पानी में जाएगी तो और कम हो जाएगी, कांच में जाएगी तो और कम हो जाएगी, यानी सघन माध्यम में दिया जाता है, डेंसर मीडियम, जिसको सघन का मतलब हम पास पास में रहते हैं, डेंसर मीडियम, तो उसमें चाल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाएगा, है ना, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, तो इसका आंसर कम हो जाएगा।
एक आयताकार समतल खान की स्लेब को अखबार के टुकड़े में रख दिया जाता है तो अखबार के सतह कुछ ऊपर उठे दिखाई देते हैं, नहीं दिखते, अधिक गहराई तक दिखते हैं या पहले की तरह दिखते हैं। देखो अपन तालाब के किनारे में जाते हैं, तालाब में यदि पत्थर रखा तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये किस्सा क्यों होता है? वो अपवर्तन के कारण से। इसका कारण अपन अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। उस विचलन के कारण से अक्षर क्या होते हैं, ऊपर उठे दिखाई देते हैं। तो अक्षर ऊपर उठाए दिखाई देंगे और क्या कारण उसका? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, उसके कारण से ऐसा होता है। यदि प्रकाश के पथ कोई पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों से मुड़ जाता है। देखो प्रकाश यदि मान लो कोई बारीक छिद्र से होकर गुजर रहा है, मान लो इस तरह से ये छिद्र है और ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो ये किनारों से क्या होता है, मुड़ जाता है, इधर भी चले जाता है, इधर से यहाँ तो जाएगा लेकिन क्या होता है, इधर भी चले जाता है और इधर भी चले जाता है। तो ये जो किनारों से मुड़ने की जो घटना होती है, इस घटना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी बारीक छिद्र से गुजारने पर प्रकाश जो होता है किनारों से मुड़ जाता है, इस घटना को हम डिफ्रैक्शन या विवर्तन कहते हैं। आपको जल, सरसों तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी के तेल दिए हैं, समान कोण पर आपतित होते हुए प्रकाश किरण माध्यम में अधिक झुकेगी। देखो झुकने के लिए क्या है, स्नेल का नियम, जिसे भी हमने बताया कि स्नेल का नियम क्या था, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। झुकना मतलब अपवर्तन कोण, आर का मान। देखो आर और म्यू दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। म्यू मतलब अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसको। अब अधिक होगा तो उसके लिए आर का मान कम होगा और जिसके लिए आर का मान अधिक होगा म्यू का मान कम होगा। इन्हें तो इन्हें एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, म्यू प्रोपोर्शनल 1/r। तो अब इसमें देखो म्यू मतलब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक अधिक तो आर का मान कम। अपने प्रश्न में क्या करा, कौन अधिक झुकेगी, मतलब आर का मान अधिक किसके लिए होगा, इन आर प्रोपोर्शनल 1/म्यू भी लिख सकते हैं। इन्हें म्यू का मान कम होगा तो आर का मान अधिक होगा, इसका मतलब ये हुआ। तो म्यू किसका कम है सबसे, अब ये म्यू अपने को मालूम होना चाहिए कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मिट्टी के तेल का कितना होता है, सरसों के तेल का कितना होता है, ग्लिसरीन का कितना होता है। तो अब ये अपने को ध्यान रखना कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, सबसे कम होता है, और अपवर्तनांक कम तो आर का मान अधिक होगा। आर मतलब एंगल जो झुकेगी वो, तो सबसे ज्यादा झुकेगी किसके लिए, जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसके लिए आर का मान अधिक होगा। तो जल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है इसलिए जल में किरणें ज्यादा झुकेगी, ध्यान रखना। टार्च, सर्च लाइट एवं वाहनों के हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है, कहाँ रखते हैं उस बल्ब को, देखो टार्च होगा या हेडलाइट जो भी होती है उसमें क्या होता है कि इसको फोकस पे रखते हैं। फोकस पे जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, हमने पढ़ा था कि जो फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी, टकरा के मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है, ज्यादा दूर तक जाती है। तो जब भी किसी वस्तु को, प्रकाश को दूर तक फैलाना है, ले जाना है, तो वस्तु को या बल्ब को कहाँ रखते हैं हम, फोकस पर रखते हैं। फोकस से जो लाइट जाता है वो क्या होता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है और समांतर होने के कारण से बहुत अधिक दूरी तक चले जाता है। इसलिए वस्तु को हमेशा फोकस पर ही रखना है या फोकस के पास में रखेंगे, फोकस के काफी निकट या फोकस पर रखते हैं, सामान्यतः फोकस पर रखते हैं, ध्यान रखना। परावर्तन के अच्छे नियम साबित होने के लिए केवल परावर्तन के नियम अच्छे साबित होते हैं किसके लिए, तो परावर्तन के नियम सबके लिए लागू होता है, समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, सबके लिए लागू होंगे। तो ध्यान रखना सभी के लिए लागू होंगे, सभी दर्पणों के लिए लागू होते हैं, ध्यान रखना। एक अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब जो किरणों को एकत्रित करता उसको अभिसारी कहते हैं और जो किरणों को फैलाता उसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस मतलब किरणों को एकत्रित करता है, एकत्रित करने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है, सेकंड नंबर का। तो अभिसारी डाइवर्जिंग, अपसारी कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग और कन्वर्जन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो फैलाने वाला अभिसारी कहलाता है, तो सॉरी एकत्रित करने वाला अभिसारी, और एक होता है अपसारी। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, अपसारी। तो ये फैलाता और ये अभिसारी क्या करता है, एकत्रित करता है। तो जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस वो अभिसारी लेंस होता है, प्रकाश किरणों को एकत्रित कर देता है। देखा बिल्लोरी कांच जिसको हम कहते हैं साधारण, वो उत्तल लेंस होता है, वो किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। अपसारी लेंस जो होता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, फैला देता है, किरणों को फैला देता है। तो अभी अपने पास इकट्ठा करने वाला अभिसारी मतलब इकट्ठा करना,
इकट्ठा करने वाला उत्तल लेंस होता है और ये किरणों को एकत्रित करता है, इसको ध्यान रखना। एक आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब निर्णय के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आभासी मतलब सीधा, सीधा और बड़ा। अभी हमने देखा था कि अवतल दर्पण में हमेशा एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी मतलब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा। समतल दर्पण में बराबर बनेगा और सीधा बनेगा, बराबर और सीधा, क्या करते हैं। अवतल लेंस में छोटा बनता है, छोटा बनता है। उत्तल लेंस उल्टा बनता है, आभासी वास्तविक कहते हैं इसको, वास्तविक। केवल हमारे पास अवतल दर्पण ही ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब आभासी मतलब सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बाकी सब में सीधा तो बनता है लेकिन बराबर या छोटा बनता है, ये चीज ध्यान रखना। एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 40 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी होगी, क्षमता कितनी होगी। तो अभी हमने पढ़ा उत्तल लेंस की फोकल दूरी P = 1/8 मीटर में होता है। मीटर को सेंटीमीटर चेंज करो, मीटर की जगह 100 लिख दो, 100/f। अब फोकल दूरी दे रही 40 सेंटीमीटर, तो f की जगह 40 लिख दो, 100/40। 0 से 0 कट जाएगा, 4 2 8, 2 बचेगा, 2.5। तो इसमें प्लस 2.5 होगा, उत्तल दर्पण है तो प्लस लेना, और P = हो जाएगा प्लस 2.5 डायरेक्टर। D का मतलब डायरेक्टर, ये लेंस की क्षमता नापने की इकाई होती है, डायरेक्टर कहते हैं इसको। 2.5 डायरेक्टर होगा। पॉजिटिव का मतलब उत्तल लेंस, यदि निगेटिव आता तो अवतल लेंस होता है, ये चीज ध्यान रखना। पॉजिटिव निगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस मतलब पास की चीज देखने के काम में आता है। निगेटिव मतलब अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, दूर की चीज से हम देखते हैं तो वो निगेटिव कहलाती है। जब प्रकाश किरण प्रकाशित विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, हमने अपवर्तन के नियम पढ़ रखे कि जब भी कोई प्रकाश किरण, ये विरल माध्यम है, विरल मतलब वायु मान लें, वायु, और ये अपवर्तक पृष्ठ आ गई और नीचे सघन माध्यम आ गया, सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है, इधर आ जाती है। जाना चाहिए तो उसको ऐसा ऐसा न जाते अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है, नॉर्मल टू बेंड हो जाती है, नॉर्मल टू बेंड हो जाती है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि सघन से विरल में जाती है इसका उल्टा तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये भी ध्यान रखना। एक उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, निम्न से कौन सा चिन्ह है, गलत है। तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमने पढ़ा है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण की बात करें, ध्यान रखना। दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, पहली वस्तु से छोटा। दूसरा आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा आभासी बनेगा। तो गलत बताना, तो छोटा तो बनता है, वास्तविक या आभासी, वास्तविक नहीं बनता है। आभासी मतलब सीधा, आभासी मतलब होता है सीधा, वास्तविक मतलब उल्टा। तो ये वाली कंडीशन से नहीं आएगी क्योंकि वास्तविक तो बनता ही नहीं, उसमें हमेशा सीधा ही बनेगा। सीधा मतलब आभासी बनेगा, ज्यादा उल्टा नहीं बनेगा। और ये भी बनता है, प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही। क्या, आकार भी छोटा होता है, छोटा होने के साथ आभासी होता है, आभासी मतलब सीधा, और ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ये कंडीशन जो होती है इसमें ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। केवल ये वास्तविक नहीं बनता, ये गलत, ये सही है, इसमें गलत में ये सही है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सरल रेखा कहते हैं। जो दर्पण का ध्रुव होता है, ये दर्पण हमारे पास, ये पोल कहलाता ध्रुव, और ये इसका फोकस है ये, और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सेस या मुख्य अक्ष कहते हैं, ध्यान रखना। ध्रुव और मुख्य अक्ष को मिलाने, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। ये पोल होता है, पोल मतलब दर्पण का बीच का बिंदु पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, अभी मैंने बताया था, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रवेश करती, तो अभी हमने पढ़ा कि जब विरल से सघन में जाएगी तब अभिलंब की ओर झुक जाएगी।
और यदि सघन से विरल में जाएगी, उल्टा इसका, ये मान लो सघन माध्यम है, सघन सघन मतलब कांच है या पानी जो भी है, ये अभिलंब है तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी इस तरह से, इधर 5 महीने के लिए दूर हट जाएगी। कब? जब सघन से विरल में जाएगी, तब डेंसर टू रेयर में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी, लास्ट वाला आंसर सही है। तो इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं। अगला वीडियो हमारे पास में धारा विद्युत का आएगा और उसके बाद में हम धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला वीडियो बनाएंगे। तो सारे वीडियो ऑब्जेक्टिव्स के पहले बनाए जाएंगे, उसके बाद हम एक एक करके इसके थ्योरी के वीडियो भी बनाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।